का तमाम ये संबोधिमाल है, जैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। समय हो गया है आपके फेवरेट प्राइम टाइम शो मनी सेंट्रल का। मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए। सर, बहुत स्वागत है आपका। और अंशुमान जी के साथ खबरों पर विश्लेषण शुरू हो, चर्चा शुरू हो, उससे पहले आप जानिए आज कौन सी बड़ी खबरें इस शो का हिस्सा हैं। आज हमने चुना है कौन सी खबरों को इस शो में डिस्कशन के लिए, चर्चा के लिए, विश्लेषण के लिए। शुरुआत करेंगे मनरेगा की खबर के साथ। अब मनरेगा भुगतान में जरूरी होगा आधार, कहीं और भी जरूरी हो रहा है आधार, ये जानेंगे। पॉन्जी स्कीमों पर सख्ती की तैयारी, एनपीएस में आएगा गारंटीड रिटर्न का विकल्प। विदेशी मुद्रा भंडार पहुंचा 9 महीने की ऊंचाई पर, क्या जो चिंताएं थी वो छट रही हैं, जानेंगे इसको। अदानी समूह क्यों कर रहा बॉन्ड्स का बायबैक, और आने वाला है 12 घंटे शिफ्ट का नियम। जी हां, आपके ऑफिस में अगर 8 घंटे 9 घंटे शिफ्ट होती है तो यकीन मानिए बहुत जल्द ऐसा हो सकता है कि आपकी राज्य सरकार ये कह दे कि आप दफ्तर में 12 घंटे भी काम कर सकते हैं। कहाँ ये फैसला हुआ, क्या इसका असर होगा, क्या इसके मायने हैं, ये सब कुछ समझेंगे आज मनी सेंट्रल में। सरकार को समर्थन मूल्य पर फसल बेचने के लिए किसान को अपने आधार नंबर की जानकारी देनी होगी। इसकी शुरुआत कपास की फसल के साथ हो गई है। केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को कपास बेचने वाले किसानों को आधार का पंजीकरण कराना होगा। हालांकि ये नियम तभी लागू होगा जब संबंधित सरकार यानी कि वो राज्य सरकार इसे अपने गजट से प्रकाशित करेगी। लेकिन कुछ राज्यों में फसल खरीदने के लिए आधार की जरूरत पहले से ही लागू हो चुकी है। जैसे तमिलनाडु को ले लीजिए, समर्थन मूल्य पर धान की खरीद आधार के आधार पर ही होती है। आधार मांगा जाता है, उसके बाद ही समर्थन मूल्य पर धान खरीदा जा सकता है। हो सकता है भविष्य में कुछ और राज्य सरकारें कुछ और फसलों की सरकारी खरीद के लिए भी आधार जरूरी कर दें। सर, ऐसा क्यों कर रही है सरकार? धीमे धीमे सरकार समर्थन मूल्य की प्रणाली को शुभम पहचान से जोड़ने की कोशिश कर रही है। ऐसा माना जाता है कि भारत में समर्थन मूल्य प्रणाली के तहत जो सरकार खरीद करती है अनाज की, उसमें बहुत बड़ा हिस्सा बिचौलियों और मिडल मैन का है। और इस तरीके की शिकायतें भी हैं कि गलत लोगों के हाथ में समर्थन मूल्य का पैसा गया है जो सरकार देती है। और इसलिए इसका प्रायोगिक तौर पर इसका पहला प्रयोग कपास के साथ किया जा रहा है। कपास का छोटा सा हिस्सा है भारत की टोटल समर्थन मूल्य के तहत खरीद की जाने वाली फसलों में। कपास का एक छोटा सा हिस्सा इसे कॉटन कॉर्पोरेशन खरीदता है। आमतौर पर कपास बाजार में, खुले बाजार में बिकती है। लेकिन इससे यहाँ से अब इस बात के संकेत हैं कि धीमे धीमे अन्य फसलों के मामले में भी पैडी और यानी धान और गेहूं की खरीद, जो कि भारत की सबसे बड़ी समर्थन मूल्य पर होने वाली सबसे बड़ी खरीद है, इसमें भी आधार की पहचान पत्र को अनिवार्य कर दिया जाएगा। सब बताया आपको शुभम ने कि तमिलनाडु ने इसका एक प्रयोग शुरू किया था पैडी को लेकर। पैडी जो एमएसपी पर खरीदा जाता है उसमें आधार के जरिए आधार को सबमिट करना, बेचने से पहले और भुगतान लेने से पहले आधार को दिखाना ज़रूरी होगा। सर, एक नियम और है जो आधार को लेकर है, वो है मनरेगा भुगतान का। ऐसा भी कहा जा रहा है कि मनरेगा भुगतान का भी जो अब पूरी तरीके से भुगतान होगा, लोगों को, जो काम करने वाले लोग हैं उनको आधार दिखाना होगा। आधार के पंजीकरण के आधार पर ही, या आधार के जो सबमिशन होगा उसके आधार पर ही उनको मनरेगा की मजदूरी मिलेगी। हाँ, आधार का विस्तार 2-3 जगह और हो रहा है। एमएसपी के साथ भी एक और चीज़ महत्वपूर्ण, लोगों के दिमाग में सवाल होगा कि जिन किसानों के पास आधार नहीं होगा उनकी फसल नहीं बिकेगी, क्या उनको समर्थन मूल्य पर भुगतान नहीं होगा? जो नियम सरकार लेकर आ रही है, जो अधिसूचना आएगी उसमें कि किसानों को किसी न किसी तरीके की आइडेंटिटी प्रूफ को, पहचान पत्र को जरूर दिखाना होगा। अगर उनके पास आधार नहीं है तो आधार के लिए जो उन्होंने आवेदन किया उसकी स्लिप होनी चाहिए, या उन्हें बैंक की पासबुक, या उन्हें अपना वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी आइडेंटिटी सर्टिफिकेट फसल बेचने के समय जरूर दिखाना होगा। ये नियम अलग अलग राज्यों को भेजा जा रहा है लागू करने के लिए। ठीक इसी तरीके से मनरेगा को लेकर भी है। मनरेगा में अभी तक लगभग 85% पेमेंट ऐसा है मनरेगा के मजदूरी का जो आधार से जुड़े हुए या आधार लिंक्ड अकाउंट्स में होता है। लेकिन अभी भी 15 से 20% भुगतान मनरेगा के नगद में या बाकी रास्तों के जरिए किए जा रहे हैं। सरकार ने फैसला किया है कि 1 जुलाई के बाद से सारा आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम, यानी जिसको एबीपीएस कहते हैं, वो पेमेंट सिस्टम लागू होगा। इस मैंडेट के तहत अब विदाउट डिले, राज्यों ने भी कुछ थोड़ा देरी की थी, लेकिन अब किसी देरी के बगैर मनरेगा के वर्कर्स को दिए जाने वाले भुगतान को पूरी तरह आधार से जोड़ दिया जाएगा। और करीब करीब 142 मिलियन के आसपास, 142-43 मिलियन के आसपास एक्टिव वर्कर इस समय मनरेगा में हैं, जिनमें 80% को आधार के अकाउंट के जरिए पैसा मिलता है। निवेशकों को मोटे रिटर्न का झांसा देने वाली पॉन्जी स्कीम्स के खिलाफ सरकार सख्ती करेगी।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि हाल के कुछ वर्षों में ऐसी मोबाइल ऐप्स आई हैं जो निवेशकों को मोटे रिटर्न का झांसा दे रही हैं। इस तरह की मोबाइल ऐप्स में बहुत बड़ी संख्या में पॉन्जी स्कीम्स हैं, पॉन्जी ऐप्स हैं और इस तरीके की पॉन्जी ऐप्स पर कठोर कार्रवाई के लिए सरकार कठोर तैयारी कर रही है। वित्त मंत्री ने कहा कि लोगों की मेहनत की कमाई को सरकार पॉन्जी स्कीम में डूबने नहीं दे सकती। सर, पहला सवाल ये कि किस तरीके की पॉन्जी स्कीम अभी बाजार में है और नियम क्या है, कानून क्या है, किन नियमों के तहत इनको रोका जा सकता है? शुभम, अभी केवल एक कानून है जिसमें संशोधन भी किया गया था और उसे बदला गया था, जिसका अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट है 2019 का, जिसके तहत अगर कोई कंपनी जमा वसूलती है नियमों के विरुद्ध तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है। ये स्कीम उन पूंजी स्कीम्स की छाया में बनी थी जो पिछली पीढ़ी की पिछली जनरेशन की पूंजी स्कीम थी, जिसमें टिक प्लांटेशन के नाम पर पूंजी स्कीम आती थी, एमू फार्मिंग के नाम पर पूंजी स्कीम आती थी, ज़मीनों को खरीदने के लिए और उससे रिटर्न करने के नाम पर आती थी। अब जहां चुनौती है पूंजी का अर्थ वो भ्रष्टाचार की जुड़ी हुई और वो धोखाधड़ी की स्कीम है, जिसमें कोई व्यक्ति आम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न का लालच देता है और फिर पैसा लेकर गायब हो जाता है। ये शब्द पूंजी शब्द एक इटालियन अमेरिकन फ्रॉडस्टर के नाम से आया था जिसने इस तरीके की स्कीम की शुरुआत की थी, तो उसका नाम पूंजी कहा जाता है। इस तरीके की स्कीमें भारत में बहुतायत में रही। अगले चरण की जो धोखाधड़ी बाजार में हो रही है, जिसकी तरफ वित्त मंत्री ने इशारा किया, वो मोबाइल एप्लीकेशन बेस्ड है। और यहाँ जो नियमों में गैप है, वो चुनौती ये है कि जो अभी मौजूदा कानून है वो डिपॉजिट्स को तो रोकते हैं पर क्रेडिट को नहीं रोक पाते, क्योंकि बहुत सारे ऐप्स के जो फैसले अभी जो घोटाले सामने आए, जिसमें चाइनीज़ ऐप्स खासतौर पर थे, जिनमें इन ऐप्स ने लोगों को कर्ज दिए और कर्ज देने के बाद उनकी वसूली के लिए तमाम फ्रॉड किए। ऐसा माना जा रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर फिनांस मिनिस्ट्री एक नए तरीके के आर्किटेक्चर और ढांचे पर काम कर रही है, जिसमें हर तरीके के पूंजी ढांचे में को शामिल किया जाएगा। जब हम पूंजी की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में बचत जमा ही आती है, डिपॉजिट्स ही आती हैं कि कोई आपके पास आया और उसने बड़ी रियायत का झांसा दिया और उसके बाद आपसे पैसे ले लिए। लेकिन यहाँ कर्ज के जरिए भी पूंजी चल रही हैं, पेमेंट्स के सिस्टम्स के जरिए भी पूंजी चल रही हैं। उन सबको रोकने की तरफ इशारा किया गया है। सेबी ने यह भी कहा, सेबी भी इस तरीके के फैसलों पर काम कर रहा है। आरबीआई ने हाल में ही सारे फिनेंशियल सेक्टर के सभी क्षेत्रों को मिलाकर एक नया नियमन ढांचा भी बनाया है, जिसके जरिए से रोकने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सरकार को अभी समझ में आ गया है कि मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए फ्रॉड्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। सर, दूसरा जो इन्फ्लुएंसर हैं उन पर भी रोक लगाने की बात कही गई है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट रूप से तो ऐसा नहीं कहा कि फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स पर कोई रोक लगाई जाएगी, पर उनका इशारा इस बात पर यह था कि लोगों को भ्रम में डालने और मिसगाइड करने की प्रक्रियाएं नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा सरकार कुछ ऐसा कानून नहीं बना रही है कि भारत के इन्फ्लुएंसर्स को रेगुलेट किया जाए, लेकिन ध्यान रखना जरूरी है कि सेबी ने पिछले महीने एक बड़ा डिस्कशन पेपर जारी किया था, एक चर्चा पत्र जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स को रेगुलेट किया जाएगा और एक कहा जाएगा कि और उसमें मार्केट रेगुलेटर सेबी ने कई जगह क्रैकडाउन भी किया था, कई टेलीकॉम चैनलों पर, कई यूट्यूब चैनल्स पर, कई इंस्टाग्राम पे जो लोग आते हैं उन पर कार्रवाई भी की थी। तो सेबी अपनी तरफ से इन इन्फ्लुएंसर्स पर कानूनी शिकंजा कसने की और उन्हें नियमों में बांधने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इनके जरिए भी बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी गलत सूचनाएं फैलती हैं और लोगों को गलत निवेश की तरफ ले जाती हैं, जिससे उनका नुकसान होता है। केंद्र सरकार नई पेंशन स्कीम यानी एनपीएस में बड़ा बदलाव कर सकती है। ये बदलाव गारंटीड पेंशन के लिए हो सकता है। एनपीएस में बदलाव पर सुझाव देने के लिए सरकार ने हाल ही में केंद्रीय वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था और कमेटी के सुझाव के बाद इसमें बदलाव हो सकता है। माना जा रहा है कि कमेटी एनपीएस में से ज़्यादा रिटर्न को लेकर सुझाव दे सकती है। साथ ही कर्मचारी और सरकार की तरफ से एनपीएस के लिए योगदान को बढ़ाने पर भी सुझाव दिया जा सकता है। सर, किस तरीके के बदलाव की तैयारी चल रही है? एनपीएस में बदलाव की तैयारी शुरू हो गई है। एक बात के प्रति तो आप मुतमईन हो सकते हैं, आश्वस्त हो सकते हैं कि जो मौजूदा एनपीएस है वो उस तरह से नहीं रहेगी। अगले 3-4 महीनों में इसमें कुछ बदलाव होंगे। इसकी बड़ी वजह राजनीतिक रूप से ओपीएस की सफलता है, पुरानी पेंशन स्कीम की तरफ वापसी है, जिसका फायदा कांग्रेस को और कई सारे राज्यों में लागू करने पर मिला है। लेकिन सरकार की भी दुविधा कई विकल्पों के बीच दिखती है। हालांकि पुरानी पेंशन स्कीम की तरफ वापस जाने की संभावना बिल्कुल नहीं है, लेकिन 3 बड़े प्रस्ताव सरकार की मेज पर हैं, ऐसा संकेत मिल रहा है। पहला प्रस्ताव वो आंध्र प्रदेश वाला मॉडल है, जिसमें कि आपकी जब कर्मचारी जब रिटायर होता है उसको आखिरी वेतन का 33% निर्धारित
पेंशन के तौर पर दिया जाए, जो कि पुरानी व्यवस्था में 50% हुआ करता था। एक दूसरा ये कि अगर ये ना दिया जाए तो एक गारंटीड रिटर्न निर्धारित कर दिया जाए, जो कि किसी भी परिस्थिति में बाजार ऊपर नीचे जाए लेकिन रिटर्न उतना मिलना चाहिए, क्योंकि एनपीएस का कॉर्पस या एनपीएस के फंड्स शेयर बाजार में निवेश होते हैं और शेयर बाजारों में गिरावट के कारण एनपीएस के रिटर्न में भी गिरावट आती है। तो एक निर्धारित रिटर्न तय कर दिया जाए कि 7%, 6% या 8% रिटर्न तो आपको एनपीएस पर मिलेगा ही, जो आपने बचत रखी। तीसरा विकल्प ये कि पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन योजना में एक और बड़ा फर्क है कि पुरानी पेंशन योजना महंगाई से प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि उसमें डियरनेस अलाउंस भी मिलता है। पुरानी पेंशन योजना में जिस हिसाब से महंगाई बढ़ती है उस हिसाब से भुगतान भी बढ़ते हैं। नई पेंशन योजना में ऐसी भी कोई व्यवस्था नहीं है। अगर महंगाई बढ़ती है तो आपको होने वाले रिटर्न में आप उस महंगाई से कोई संरक्षण पेंशनर्स को नहीं मिलता। ये 3 विकल्प एक साथ काम कर रहे हैं। इन 3 विकल्पों में से कोई एक विकल्प शायद सरकार इसे आगे ले जाने की कोशिश करेगी। अभी इसका ढांचा स्पष्ट नहीं है। दूसरा एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि प्रस्ताव यह भी है कि कर्मचारियों का योगदान बढ़ाने की छूट भी नेशनल पेंशन स्कीम में दी जाएगी। यह भी प्रक्रिया इसके साथ आएगी। पर मान कर चलिए कि भारत में सरकारी पेंशन ढांचे में कुछ बड़े बदलाव तो होने वाले हैं, ऐसा लग रहा है। मार्च तिमाही के दौरान निजी बीमा कंपनियों की पॉलिसी बिक्री में जोरदार उछाल देखने को मिला है। नए वित्त वर्ष की शुरुआत से पहली बार पॉलिसी खरीदने वालों ने सरकारी कंपनियों के मुकाबले निजी कंपनियों को ज़्यादा तरजीह दी है, जिस वजह से निजी कंपनियों का इंडिविजुअल एनुअलाइज प्रीमियम इक्विवेलेंट यानी एपीई में 56% की ग्रोथ दर्ज की गई है। सबसे ज़्यादा उछाल आया है एचडीएफसी लाइफ के साथ, जहां 118% का उछाल है एपीई में। वहीं एलआईसी का इंडिविजुअल एनुअलाइज प्रीमियम इक्विवेलेंट सिर्फ 10% ही बढ़ा है। सर, ऐसा क्यों हुआ? अब सब निजी कंपनियों को या निजी बीमा कंपनियों को शुभम सबसे ज़्यादा फायदा मिला है हाल फिलहाल में जो इनकम टैक्स को लेकर कानून बदला गया था, और जो हाई वैल्यू पॉलिसीज़ थी जिनका एक सनसेट क्लास है जो अब खत्म होने जा रहा है, वो रियायत खत्म होने वाली है। और इसलिए फरवरी मार्च के दौरान मैं आंकड़े देख रहा हूँ कि 5 लाख रुपए से ऊपर की पॉलिसी की बिक्री सबसे ज़्यादा बढ़ी है। और उस पॉलिसी की बिक्री में प्राइवेट कंपनियाँ आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एसबीआई, इन्होंने बड़ा हिस्सा हासिल किया है, जबकि उन 5 लाख से ऊपर की पॉलिसीज़ में एलआईसी ही पीछे रह गया है। इन पॉलिसीज़ की बिक्री शायद इसलिए ज़्यादा बढ़ी है क्योंकि इसमें टैक्स की रियायत अब केवल सीमित समय तक है, इसलिए जिन लोगों ने निवेश करना था उन्होंने इसमें निवेश किया है। और ये एक तरह से इंश्योरेंस प्रोडक्ट के बजाय इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट की तरह बिकी है, ऐसा लगता है। ट्रेडिंग मेंबर्स के फॉरेंसिक ऑडिट से जुड़े कामकाज पर ऑडिटर्स के चयन और नियुक्ति को लेकर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने पिछले हफ्ते नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। एक्सचेंज की तरफ से कहा गया है कि यह कदम सेबी पंजीकृत सभी ऑडिटर्स को एक समान मौका देने के लिए उठाया गया है। नए नियम में एक्सचेंज की तरफ से ऑडिट के लिए सेबी पंजीकृत ऑडिटर से आवेदन मांगे जाएंगे और निश्चित अवधि में ऑडिट पूरी प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा जाएगा। सर, एनएससी ऐसा क्यों कर रहा है? क्या आपको एनएससी का स्कैम याद है, घोटाला याद है, जिस घोटाले के कारण एनएससी की पूर्व अध्यक्ष को के यहाँ सीबीआई का छापा पड़ा था, सेबी की साख पर बट्टा लगा था और वो घोटाले की जांच अभी तक चल रही है। और वो घोटाला सिर्फ इसलिए हुआ था कि एनएससी के बोर्ड के कुछ सदस्यों ने कुछ खास ट्रेडिंग मेंबर्स को वक्त से थोड़ा पहले ट्रेडिंग करने की छूट दे दी थी, और जिसका फ़ायदा वो बाजार में उतार चढ़ाव में फ़ायदे के तौर पर निकालते थे। अब उस घोटाले से थोड़ी सबक लेकर एनएससी ये तय करने जा रहा है कि एनएससी के जितने ट्रेडिंग मेंबर्स हैं, यानी जितने लोग जो एनएससी के सदस्य हैं, जो एनएससी में ट्रेड करते हैं, किसी के बदले ट्रेड करते हैं, उनके सबके कामकाज का फॉरेंसिक ऑडिट होगा, उनका आपराधिक ऑडिट होगा, ताकि ये पता चले कि उनके कामकाज में कितनी पारदर्शिता है। और ये पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि किसी स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर्स को फॉरेंसिक ऑडिट को लागू किया जा रहा है। यानी अब आपको थोड़े समय में ये स्पष्ट पता चल जाएगा कि जिस ब्रोकरेज के जरिए आप काम कर रहे हैं उसका कामकाज कितना साफ सुथरा है। एनएससी ने, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने इसके लिए एक डिटेल प्रक्रिया तय की जिसमें फॉरेंसिक ऑडिटर्स का चयन किया जाएगा और फिर सारे ट्रेडिंग मेंबर्स को शायद इसके लिए अनिवार्य बनाया जाएगा। ये प्रक्रिया काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे बाजार में पारदर्शिता लाने में थोड़ी मदद मिलेगी। देश के विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार दूसरे हफ्ते उछाल आया है। 14 अप्रैल को समाप्त हुए सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार 1 अरब 65 करोड़ डॉलर बढ़कर 586 अरब डॉलर से अधिक हो गया है। ये 9 महीने का उच्चतम स्तर है। इस दौरान देश का गोल्ड रिजर्व घटा है। पिछले हफ्ते देश का गोल्ड रिजर्व 52.1 करोड़ डॉलर घटकर 46.12 अरब डॉलर रह गया है। IMF के साथ SDR भी 3.8 करोड़ डॉलर घटकर 18.41 अरब डॉलर रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार के मोर्चे पर सर कई चिंताएं थी। अगर 4-5 महीने पहले देखिए तो रुपए की कमजोरी, विदेशी मुद्रा भंडार, FIs का जाना, ये सब मिलकर एक ऐसा कॉकटेल बना रहे थे जिससे चिंताएं लगातार बढ़ रही थी। अब हम 9 महीने की ऊंचाई पर हैं। विदेशी मुद्रा भंडार के मोर्चे पर चिंताएं कुछ थमी, कम हुई?
चिंताएं अगर विदेशी मुद्रा भंडार की दृष्टि से देखें, वैल्यूएशन के लिहाज से तो बढ़ोतरी दिखाई दी, पर इस बढ़ोतरी का असर में रुपए की कीमत में किसी वापसी के तौर पर नहीं दिखाई दिया। रुपया अभी भी वहीं फंसा हुआ है जिस स्तर पर अपनी गिरावट के बाद आया था। पिछले हफ्ते रुपए में गिरावट भी हमने देखी थी, 82-32 का लेवल था। अब यहाँ चिंता विदेशी मुद्रा भंडार के स्तर से तो चिंता इसलिए भी थोड़ा कम होती दिखाई दे रही है क्योंकि आयात की कुछ इम्पोर्ट्स में भी कमी आई है, और दूसरी चीज़ है कि विदेशी निवेशकों का निवेश भी थोड़ा वापस लौटने लगा है। लेकिन रुपए को लेकर परिस्थिति बिल्कुल दूसरी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में खासतौर पर डॉलर इंडेक्स में बढ़ोतरी की संभावना बनती दिखाई दे रही है। अगर ब्याज दरें बढ़ती हैं, जिसकी उम्मीद है अमेरिका में, तो डॉलर इंडेक्स बढ़ेगा और इसलिए उसका असर में रुपए की गिरावट के तौर पर सामने दिखाई देगा। माना जा रहा है कि डॉलर इंडेक्स 102-103 के आसपास जा सकता है और फिर वहाँ से फिर रुपए की कीमत पर दबाव बनेगा। फिलहाल विदेशी मुद्रा भंडार की रोशनी में अगर आप देखें तो चीज़ें स्थिर दिखाई देती हैं, पर विदेशी मुद्रा भंडार से रुपया मजबूत नहीं हुआ है, रुपया गिरा भी नहीं है, उसके नीचे गया भी नहीं है। 1 डॉलर 82 रुपये और 82 से 83 रुपये के बीच में स्थिर है। अमेरिका की निवेश कंपनी केकेआर भारत में रियल एस्टेट क्षेत्र में काम करने वाली अपनी एनबीएफसी केकेआर इंडिया एसेट फाइनेंस यानी KIAFL को बंद कर रही है। केकेआर ने सिंगापुर के सॉवरेन फंड GIC के साथ मिलकर 2015 में इस कंपनी की शुरुआत की थी। हाल के वर्षों में एनबीएफसी सेक्टर में जो लिक्विडिटी का संकट था वो बढ़ रहा था और इसी वजह से केकेआर की रियल एस्टेट क्षेत्र में कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाई। अब कंपनी इक्विटी इन्वेस्टमेंट पर ही अपना ध्यान फोकस करेगी और इस कंपनी को बंद कर देगी जो रियल एस्टेट में काम करती थी उसकी एनबीएफसी। सर, क्यों बंद करनी पड़ रही है कंपनी? ये पहला बड़ा विदेशी निवेशक है जो भारत के रियल एस्टेट सेक्टर से वापस लौट रहा है, जबकि जो भारत के रियल एस्टेट सेक्टर की जो मौजूदा स्थिति है उसका एक संकेत है। केकेआर ने एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी बनाई थी। ये वो दौर था जब आज से 7-8 साल पहले भारत में बहुत सारी एनबीएफसीज हाउसिंग सेक्टर में लोन देने के लिए आई थी और कंस्ट्रक्शन को लोन देती थी, लेकिन पिछले 3-4 साल में परिस्थितियाँ काफ़ी बदली हैं। एक तो हाउसिंग सेक्टर में डिमांड कम है, दूसरा जो एनबीएफसी जिसे सस्ते कर्ज मिलते थे भारत और भारत से बाहर वो भी मिलना बंद हो गए हैं, और तीसरा ये कि पूरे के पूरे रियल एस्टेट कारोबार में भी अभी उस तरीके की गतिविधियां नहीं दिखाई दे रही हैं और इसलिए केकेआर को अपनी एनबीएफसीज को बंद करने जा रही है। भारत में एनबीएफसीज का बाजार भी, रियल एस्टेट से जुड़ी एनबीएफसीज का बाजार भी अब सिकुड़ रहा है। कर्ज के बोझ को कम करने के लिए अदानी ग्रुप का पूरा ध्यान अब तय अवधि से पुराने कर्ज को लौटाने पर लगा हुआ है। इसके अलावा अदानी ग्रुप अब नए कर्ज को उठाने से भी परहेज कर रहा है। मार्च अंत तक ग्रुप के ऊपर 2.27 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। ये रिकॉर्ड कर्ज है। कर्ज को लौटाने की रणनीति की वजह से अदानी ग्रुप ने कारोबार पर भी अपने पर कतरने शुरू किए। कारोबार पर भी इसका असर साफ साफ दिख रहा है। कुछ परियोजनाओं से पीछे हट रहे हैं, कुछ परियोजनाओं को से खुद को दूर कर रहे हैं। ग्रुप की तरफ से एयर मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉलिंग कंपनी एयर वर्क के प्रस्तावित अधिग्रहण में भी देरी हो सकती है, एक ये भी खबर आई। इसके अलावा अदानी ग्रुप अपने सरप्लस कैश का इस्तेमाल ग्रुप कंपनियों के विदेशी निवेश में जो बॉन्ड हैं उनको खरीदने पर कर सकता है। इस कड़ी में अदानी पोर्ट के 65 करोड़ रुपए के विदेशी करेंसी बॉन्ड का बायबैक किया जाएगा, ये कंपनी की तरफ से कहा गया। कई एक खबरें अदानी समूह की तरफ से। पहले बायबैक की खबर समझते हैं। सर, बॉन्ड बायबैक क्यों कर रही है कंपनी? अडानी समूह की तरफ से जो आज खबर आई सबसे बड़ी, जिस पर हम लगातार आपको मनी सेंट्रल में बता रहे हैं कि असली जो समस्या है अडानी समूह की वो कर्ज से जुड़ी हुई है, और अब अंततः सारी कवायद करने के बाद, इक्विटी बेचने के बाद, इसके बाद अडानी समूह को वहां आकर मजबूर होना पड़ा है जहां उसे अपने कर्ज को घटाने का, कम करने का एक पूरा कार्यक्रम तय करना पड़ा है, जिसके जरिए बाजार में दिखाई दे रहा है। अडानी समूह ने कहा कि अडानी पोर्ट्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का बायबैक किया जाएगा। जुलाई 2024 तक $130 मिलियन के बॉन्ड्स का बायबैक होगा। अगले साल भी इतने ही बॉन्ड्स का बायबैक होगा। बॉन्ड्स का बायबैक थोड़ा कम होता है, शेयरों का बायबैक होता है, लेकिन कंपनी अपने कर्ज का बोझ कम करने के लिए और भविष्य में जो भुगतान उस पर किया जाना उसे कम करने के लिए बॉन्ड्स के बायबैक को लेकर आ रही। 10 में से 15 जो, और इसमें भी विदेशी बॉन्ड हैं, क्योंकि हमने आपको बताया था कि अडानी समूह ने पिछले 6-7 सालों में विदेश से काफ़ी कर्ज लिया। खासतौर से पिछले 3 सालों में अडानी समूह पर ज़्यादातर कर्ज विदेश से आया है। इसमें 10 से 15 डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड हैं अडानी ग्रुप कंपनीज के जिनमें उसके बाद हमने थोड़ा मूवमेंट देखा है बढ़ोतरी की तरफ, क्योंकि अडानी समूह उन्हें उसे वापस लेने की तैयारी कर रहा है। इसके साथ एक संकेत और अडानी समूह की तरफ से दिया गया कि फिलहाल अब परियोजनाओं के लिए नया कर्ज नहीं लिया जाएगा। नए कर्ज की संभावनाएं बनती भी नहीं दिख रही हैं अडानी समूह के लिए मौजूदा परिस्थिति में, जब साख की स्थिति हो। तो कर्ज घटाने के लिए एक बॉन्ड के सहारे लिए गए कर्ज को घटाने की कोशिश चल रही है। शेयरों के प्लेज के बदले लिए गए कर्ज को इक्विटी बेचकर चुकाया जा रहा है। ये उस पुनर्गठन प्रक्रिया का हिस्सा है जो अडानी समूह में अब शुरू हो रही है।
सर दूसरा सवाल ये कि नए कर्ज से परहेज करेगी कंपनी, ऐसा क्यों? नए कर्ज से परहेज करने की जो सबसे बड़ी वजह वो यही है कि अभी पर मौजूदा परिस्थिति में पहली चीज़ तो साख ऐसी नहीं है कि अडानी समूह को नया कर्ज मिल सके। दूसरा, बढ़ी हुई ब्याज दरों के बीच में कंपनी को लोन कहाँ से मिलेगा। और तीसरा, अडानी इंटरप्राइजेस को छोड़ दें तो बाकी परियोजना इंफ्रास्ट्रक्चर की लॉन्ग टर्म परियोजनाएं हैं। हालांकि अडानी समूह का मानना है उसने कहा है कि उसे निर्धारित रिटर्न मिलेंगे, और भारतीय अर्थव्यवस्था में जिस तरीके की सुस्ती दिख रही है, अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड में जिस तरीके की सुस्ती दिख रही है, ऐसी परिस्थिति में बड़े रिटर्न्स की उम्मीद भी उन परियोजनाओं में नहीं है जिन पर अडानी समूह ने बड़ा निवेश किया था। और इसलिए भी हालात ऐसे नहीं है जिसमें कि कर्ज का बोझ बढ़ाया जा सके। सर एयरवर्क के अधिग्रहण में देरी हो सकती है, ऐसा क्यों? हाँ, ये एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। अडानी समूह ने 400 करोड़ रुपए में एयरवर्क्स का अधिग्रहण किया था। ये जो एयरक्राफ्ट के मेंटेनेंस की और डिफेंस सेक्टर में सक्रिय कंपनी है जो एयरक्राफ्ट के मेंटेनेंस का काम करती है। अडानी समूह ने इसका अधिग्रहण जिस कंपनी से किया था पंजलैट से, उसके साथ लिक्विडेशन का प्रोसेस शुरू हो गया और इसलिए इस खरीद में इसके अधिग्रहण में देरी दिखाई दे रही है। आगे रुख करते हैं दिन की सबसे बड़ी खबर का। तमिलनाडु विधानसभा ने पिछले हफ्ते उस बिल को पास कर दिया जिसमें फैक्ट्रियों के कर्मचारी को हफ्ते में 4 दिन काम और 3 दिन छुट्टी का प्रावधान है। इस प्रावधान के लागू होने पर फैक्ट्रियों में एक दिन की शिफ्ट 12 घंटे की हो जाएगी, हालांकि काम 4 ही दिन करना होगा। तमिलनाडु सरकार का तर्क है कि इस कानून से राज्य की फैक्ट्रियों में काम करने वाली महिला कर्मियों को ज़्यादा फायदा होगा। हालांकि तमिलनाडु के कई राजनीतिक दल इसका विरोध भी कर रहे हैं। विरोध करने की वजह वो ये बता रहे हैं कि इस कानून से फैक्ट्रियां कर्मचारियों का शोषण करेंगी। देश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने में तमिलनाडु का अहम योगदान है, इसलिए ये पहल अगर यहाँ से शुरू होती है तो ज़्यादा मायने रखती है। अहम योगदान इसलिए है क्योंकि देश से जितना कपड़ा निर्यात होता है उसमें तमिलनाडु का हिस्सा 30% से ज़्यादा है, जितना गाड़ियों का निर्यात होता है उसमें 37% से ज़्यादा है, और जितना जूतों का निर्यात होता है उसमें 46% से ज़्यादा योगदान सिर्फ तमिलनाडु का है। अब अगर ऐसे में इतना बड़ा हब फैक्ट्रियों का ये निर्णय ले रहा है तो ये फैसले का असर पूरे देश में होगा। पहले बात सर, ये फैसला पूरा क्या है, इसको विस्तार से समझाइए। शुभम, होते करते अंततः वो श्रम सुधार भारत में लागू होने लगे जिनकी चर्चा 3-4 साल से चल रही थी। कोविड से पहले आपको याद होगा केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के लिए नए श्रम कानूनों का मसौदा पेश किया था, और उस मसौदे की सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स दिए जाएं, यानी कंपनी के मालिकों को और फैक्ट्रियों को अपने हिसाब से कर्मचारियों के लिए 12 घंटे तक की शिफ्ट करने की छूट दी जाए। ये प्रस्ताव केंद्र सरकार ने दिया था। क्योंकि श्रम व्यवस्था या श्रम के नियम राज्य सरकारों के तहत आते हैं, तो इसके बदले राज्य सरकारों को भी अगर वो इस तरीके के कानून बदलते थे तो उन्हें अपनी विधानसभाओं में कानून पारित कराने पड़ते थे। तमिलनाडु की विधानसभा ने तमिलनाडु के औद्योगिक परिदृश्य में श्रम कानूनों के बड़े सुधार का बिल पास कर दिया है, जिसका मतलब यह है कि अब कोई भी फैक्ट्री अगर चाहेगी और उसके वर्कर्स चाहेंगे, बाध्यता नहीं है, कंपलसरी नहीं होगा, लेकिन जो फैक्ट्री और उसके कर्मचारी चाहेंगे वहाँ 12 घंटे की शिफ्ट लागू की जा सकती है, यानी कर्मचारियों से 12 घंटे काम करने के लिए कहा जा सकता है और इसके बदले उन्हें सप्ताह में 3 दिन की छुट्टी दी जा सकती है, यानी 2 वीकेंड के अलावा 1 दिन की अतिरिक्त छुट्टी भी वो ले सकते हैं। जो श्रम कानूनों का नया मसौदा, उसके तहत जो पूरे हफ्ते में वर्किंग आवर्स हैं वो उतने ही रहेंगे, लेकिन उन्हें 12 घंटे की शिफ्ट और 3 दिन की छुट्टी के बीच में बांटा जाएगा। ये सुविधा तमिलनाडु सरकार ने कानून पारित करके अपने यहाँ फैक्ट्रियों को दे दी है। आमतौर पर यह व्यवस्था फैक्ट्रियों के लिए मुफीद है जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होती है, जहाँ उन्हें बल्क में ऑर्डर्स क्रिएट करने होते हैं और उन्हें इसकी सुविधा मिल सकती है। तो इस फैसले के लागू होने के बाद आमतौर पर जो सामान्य विरोध राजनीतिक दलों का होता है वो हुआ है, लेकिन इस फैसले का असर कई सारे उद्योगों में और भारत के कई सारे राज्यों में इसे अध्ययन किया जा रहा है। तमिलनाडु इसका टेस्ट केस होगा, इसका मॉडल होगा। अगर तमिलनाडु में ये सफलता से लागू हुआ तो शायद फिर अन्य राज्यों में भी इसे लागू किया जाएगा। सर, श्रम कानून के परिदृश्य में अगर देखें तो ये नियम कैसे बदलेगा, क्या असर डालेगा? 2 तरीके से असर डालेगा। एक तो इससे कंपनियों को अपनी कॉस्ट कम करने में मदद मिलेगी। दूसरा ये कि कंपनियों को अपनी वर्क प्रोडक्शन प्रोफाइल को बदलने में, ठीक करने में मदद मिलेगी। अब ऑर्डर बेस्ड प्रोडक्शन प्रोफाइल करने वाली कंपनियां, खासतौर पर जो एक्सपोर्टर्स हैं, जो निर्यातोन्मुख इकाइयां हैं, उन्हें इस कानून का सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि उन्हें कम समय में ज़्यादा ऑर्डर्स प्रोड्यूस करने पड़ते हैं, इसलिए उन्हें इसका लाभ मिलेगा। करीब करीब 10 राज्य और भी हैं शुभम, जहाँ इस कानून को लागू करने की तैयारी चल रही है, जो महत्वपूर्ण है। अभी तक उन्होंने फैसला तमिलनाडु जैसा नहीं लिया है। इसमें महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, गोवा, उत्तराखंड,
असम, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल हैं। इन राज्यों ने भी अपने यहाँ श्रम कानूनों को बदलकर अपने उद्योगों को 12 घंटे की शिफ्ट का विकल्प देने की तैयारी भी शुरू कर दी है। यूपी गवर्नमेंट ने इस ऑर्डर को जारी भी किया था 8 आवर से बढ़ाकर 12 करने का, फिर लेकिन बाद में इसे मई में विड्रॉ कर लिया गया था। सर, आने वाले दिनों में फिर ये माना जाए कि नोएडा की फैक्ट्री में भी या महाराष्ट्र में भी, पुणे की फैक्ट्री में भी ऐसा दिखेगा? हो सकता है, इस बात की संभावना बनती है, क्योंकि महाराष्ट्र, अगर तमिलनाडु जिसके पास टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल और लेदर 3 बड़े उद्योग हैं, और ये तीनों उद्योग अलग अलग तरीके से काम करते हैं। टेक्सटाइल और लेदर श्रम गहन उद्योग हैं जहां लेबर ज़्यादा काम करते हैं, और ऑटोमोबाइल मैकेनाइज्ड उद्योग है। अगर यहाँ पर कुछ कंपनियों ने इसे लागू किया और इसके फ़ायदे दिखे तो अन्य राज्यों में भी इसकी शुरुआत होगी, और ये श्रम कानूनों की दृष्टि से एक बड़ा बदलाव होगा। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें कंपनियों और कर्मचारियों के बीच सहमति होनी जरूरी है, और सरकार के जो महकमे हैं लेबर डिपार्टमेंट के, उन्हें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि इस प्रक्रिया का, इस सुविधा का दुरुपयोग ना हो, यानी इससे शोषण ना हो कर्मचारियों का और उन्हें सही सुविधा मिले। लेकिन श्रम कानूनों में ये फ्लेक्सिबिलिटी, ये लचीलापन बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बाजार का परिदृश्य बहुत तेज़ी से बदलता है। कंपनियों को अपने मॉडल, प्रोडक्ट्स, डिमांड्स बदलनी पड़ती है। तो अगर तमिलनाडु में हुआ है तो अन्य राज्यों में भी होने की संभावना दिखाई देती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय बड़ी इंपॉर्टेंट खबर पर बात करते हैं। पश्चिम के देश रूस पर नए सिरे से आर्थिक प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है, और रूस ने धमकी दी है कि नए सिरे से प्रतिबंध लगते हैं तो रूस ब्लैक सी ग्रेन डील से बाहर हो जाएगा। इस डील की वजह से युद्ध के बावजूद रूस ने यूक्रेन से दुनिया भर में अनाज की सप्लाई बनाए रखने पर सहमति जताई थी। सर, क्या कुछ डील है, क्या ये धमकी है, क्या असर होगा? 18 मई इस डील की आखिरी तारीख है, और 18 मई तक अगर इस पर सहमति नहीं बनी तो यूक्रेन के रास्ते जो आने वाला अनाज, यूक्रेन से ब्लैक सी के रास्ते जो आने वाला अनाज है, जिस पर उसके आने में मुश्किल होगी। हमें याद होगा कि पिछले पूरे साल युद्ध के दौरान टर्की और कई देशों की पहल और संयुक्त राष्ट्र संघ की पहल पर एक जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई थी, जिसमें टर्की मुख्य रूप से शामिल था, यूनाइटेड नेशन शामिल था, और उसने रशिया को इस बात के लिए तैयार किया था कि वो ब्लैक सी के अपने बंदरगाहों से यूक्रेन और रूस के गेहूं की आपूर्ति होने दे युद्ध के बावजूद, और ये बड़ी सहमति बनी थी उस दौरान, और यही वजह थी कि उस दौरान वो गेहूं ट्रैवल करके अफ्रीका और अरब के देशों को पहुंचता था। यूक्रेन और रूस के गेहूं के सबसे बड़े ग्राहक या सबसे बड़ी ज़रूरत अफ्रीका के देशों को है, क्योंकि वही सबसे बड़े इसके ग्राहक हैं। अब फिर ये संधि मुश्किल में पड़ती दिखाई दे रही है। रूस की शर्त यह है कि प्रतिबंध ढीले किए जाएं और यूरोपीय संघ आने वाले दिनों में कोई नए प्रतिबंध रूस पर न लगाए, जबकि बाकी देशों का, यूरोपीय देशों का मानना यह है कि रूस को युद्ध से रोकने के लिए और ज़्यादा सख्ती करना ज़रूरी है। तो 18 में इसकी महत्वपूर्ण डेडलाइन है। अगर इसमें देर लगती, अगर ये सहमति नहीं होती तो फिर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं की आपूर्ति फिर रुकेगी और गेहूं की कीमतों में बढ़ोतरी दिखाई देगी। बाजार में, अंतर्राष्ट्रीय ग्रेन बाजार में इस संधि को लेकर काफ़ी हलचल है। और गेहूं की महंगाई अभी आप भूले नहीं होंगे, पिछले साल हमने 3000 रुपये क्विंटल तक का भाव मंडियों में देखा है। आगे बढ़ते हैं, रुख करते हैं मनी सेंट्रल झटपट का। टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया ने रिलायंस जियो और भारती एयरटेल पर 5G सेवा के लिए प्रीडेटरी प्राइसिंग का आरोप लगाया। प्रीडेटरी प्राइसिंग का मतलब यह है कि उनका ये कहना है कि बड़ी कंपनियों ने पहले से जाके बाजार में कीमतें कम कर दी, जिसकी वजह से कंपनी को नुकसान हुआ, और टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई से इसको लेकर दोनों कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। वोडाफोन आइडिया का कहना है कि भारत की टेलीकॉम मार्केट में जियो और एयरटेल सबसे बड़े प्लेयर हैं, ऐसे में अगर वो फ्री में अनलिमिटेड 5G सेवा नहीं दे सकते। वोडाफोन की शिकायत के बाद ट्राई ने जियो और एयरटेल से इस मामले में उनका पक्ष मांगा है। दोनों कंपनियों ने 5G सेवा में किसी भी तरीके की प्रीडेटरी प्राइसिंग से इनकार किया है। डाई अमोनियम फास्फेट यानी DAP और यूरिया के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में घट गए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में DAP की कीमत घटकर $553 प्रति टन रह गई है, जो फरवरी तक $640 प्रति टन के स्तर पर थी। यूरिया की कीमत भी $325 प्रति टन से घटकर $315 प्रति टन पर आ गई है। भारत की एक प्राइवेट कंपनी ने हाल ही में सऊदी अरब की कंपनी के साथ नई कीमत पर DAP और यूरिया आयात का अनुबंध किया है। इंडस्ट्री सूत्रों के मुताबिक उर्वरक की कीमतों में आई इस गिरावट के पीछे सबसे बड़ी वजह यही है, क्योंकि इसके बाद ये उम्मीद बढ़ गई है कि बाजार में उर्वरकों की उपलब्धता जो है वो बढ़ जाएगी।
शेयर बाजार में लिस्ट सरकारी कंपनियों ने वित्त वर्ष 2019-20 से लेकर 21-22 के बीच पीएम केयर फंड में 2,913 करोड़ रुपए का योगदान दिया है। सबसे ज़्यादा योगदान ओएनजीसी का है, जिसने 370 करोड़ रुपए का दान दिया है। इसके अलावा पावर ग्रिड, एनटीपीसी, इंडियन ऑयल और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने भी बड़ा योगदान दिया है। सर, कोई टिप्पणी आपकी? ये विवाद दिलचस्प है और इस पर उपभोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण है। वोडाफोन आइडिया ने एयरटेल और जियो पर जो आरोप लगाया उसमें कुछ परतें हैं। उसमें स्पष्ट रूप से ये प्रेडेटरी प्राइसिंग का इशू कैसे लगता है, इसे समझना ज़रूरी है। वोडाफोन आइडिया ने कहा है कि अपने कई सारे प्लान्स के तहत एयरटेल और जियो मुफ्त में 5G सर्विस दे रहे हैं, फ्री 5G सर्विस दे रहे हैं, जबकि वोडाफोन की आर्थिक स्थिति स्वाभाविक रूप से ऐसी नहीं कि 5G सर्विस दे सके। इन कंपनियों ने अपने जवाब में कहा है कि ये 5G सर्विस नहीं है, बल्कि ये 4G पैकेज के भीतर दी जा रही है। यानी 4G पैकेज के अंदर जो 1 GB 5G का डेटा है वो है, उसकी कॉस्ट 4G से कम रखी जा रही है। ये दिलचस्प विवाद है। इन कंपनियों ने अपने जो टैरिफ बनाए हैं अभी, उनमें 5G का कोई स्पेशल टैरिफ नहीं है, बल्कि जो मौजूदा 4G पैकेजेस हैं उनको इस तरह से बनाया गया है कि उसमें 5G सर्विसेज इंटीग्रेट की गई है। चूँकि वोडाफोन के पास 4G सर्विस का भी बड़ा नेटवर्क नहीं है, इसलिए 5G के बाजार में उसे ज़बरदस्त चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। इस संदर्भ में प्राइसिंग के और टैरिफ के संदर्भ में TRI का जो फैसला होगा वो खासा महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कल हेलो मनी 9 में क्या खास होगा। तो कल हेलो मनी 9 में बेहद खास गेस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, गौरांग शाह। कल आपके स्टॉक से जुड़े जो भी सवाल हैं कल आप पूछ सकते हैं हेलो मनी 9 में दोपहर 1 से 2 के बीच में। जियोजीत फाइनेंशियल के वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट गौरांग शाह हमारे साथ जुड़ेंगे और आपके सवालों के जवाब देंगे। 9311211874 पर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टॉक मार्केट से जुड़ा कोई भी सवाल है, कोई शेयर खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, पोर्टफोलियो का रिव्यू कराना चाहते हैं, तो आप गौरांग शाह जी के साथ जुड़िए। और कल शाम को यानी कि 4 से 4:30 जो हमारा हेलो मनी 9 होता है, उसमें आप गंभीर बीमारियों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस कैसे लें, इस पर रवि शर्मा जी हमारे साथ जुड़ेंगे और आपके सवालों का जवाब देंगे। फिनकार्ड फाइनेंशियल प्लानर्स के डायरेक्टर हैं, वो को-फाउंडर हैं। कल वो हमारे साथ जुड़ेंगे रवि शर्मा जी और आपको बताएंगे कि आप क्या करें हेल्थ इंश्योरेंस में, क्रिटिकल इलनेस के लिए अगर हेल्थ इंश्योरेंस चुन रहे हैं तो क्या करना चाहिए। फिलहाल दीजिए इजाजत, बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार। ऐसे ही का नाम ये संबोधिला